अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय त्रिकोणमिति प्रारंभ किया जा रहा है। अपने शाब्दिक अर्थ के रूप में त्रिकोण अर्थात तीन कोणों से बनी हुई आकृति और मिति अर्थात गणना। जब हम तीन कोणों से बनी हुई आकृतियों की गणना सीखते हैं तो ऐसी गणना को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात आती है कि तीन कोणों वाली आकृति क्या है और कितने प्रकार की होती है। अब कोण कहते हैं हम दो रेखाओं या किरणों के बीच के झुकाव को। तो किन्हीं दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। अगर हम एक रेखा यहाँ पर और खींच देते हैं तो फिर यहाँ पर एक झुकाव हमें यह प्राप्त हो जाता है और अगला झुकाव हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आकृति में हमें तीन झुकाव अर्थात तीन कोण या त्रिकोण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इस आकृति को हम भली भांति जानते हैं कि इसे त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पर तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि त्रिकोणमिति का अर्थ है कि त्रिभुजों में भुजाओं और कोणों पर आधारित गणनाएं, अर्थात त्रिभुज की गणनाओं से संबंधित कार्य हम इस त्रिकोणमिति नामक शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आपको सिखाया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, तीन प्रकार के त्रिभुज बताए। कोण के आधार पर भी नंबर 1 समकोण, नंबर 2 न्यून कोण, नंबर 3 अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज। तो इन सभी प्रकार के त्रिभुजों का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में करते हैं। किंतु इस कक्षा में जहां आप त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए केवल समकोण त्रिभुज ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। अर्थात आपको केवल समकोण त्रिभुज के गुणों और नियमों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात, सूत्र और उनका प्रयोग सिखाया जाएगा। तो अब हमारे पास ये निश्चित हो गया कि हमें पढ़ना क्या है त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए समकोण त्रिभुज को। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और जानते हैं इसके बारे में, इसमें होता क्या क्या है। तो अब समकोण त्रिभुज में अगर ध्यान से देखें तो भुजाओं का एक युग्म ऐसा होता है जिनके बीच का कोण समकोण होता है। माने इन तीन भुजाओं में से दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है। और हम त्रिभुज के बारे में ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर उस 180 अंश से यह समकोण हम निकाल करके बाहर कर दें तो शेष दो बचे कोणों का योग 90 अंश होता है। जब इन दोनों कोणों का योग 90 अंश है तो यह दोनों कोण न्यून कोण कहे जाएंगे। यह भी न्यून कोण होगा और यह भी न्यून कोण होगा। अब यहाँ पर समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं उनमें से एक क्षैतिज भुजा है और दूसरी ऊर्ध्वाधर भुजा है। एक भुजा कैसी है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब जमीन की दिशा बताने वाली या जमीन के समांतर, जिसको आधार कहा जाता है। और दूसरी भुजा जो होती है वो ऊंचाई को प्रकट करने वाली है। इसको हम ऊर्ध्वाधर भुजा भी कहते हैं और इसका नाम क्या है? लंब। समकोण त्रिभुज में इसका नाम लंब रखा जाता है। तो आधार इसकी क्षैतिज भुजा है और लंब इसकी ऊर्ध्वाधर भुजा है। और एक तीसरी भुजा है जिसे हम कर्ण कहते हैं।
जैसे हम किसी दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगा देते हैं तो सीढ़ी कर्ण का स्वरूप होती है। तो इस प्रकार इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं का नामकरण किया गया है और इन तीन भुजाओं में एक संबंध होता है जिसको पाइथागोरस ने हमें दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय जो कि तुम्हें पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाई जा चुकी है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है क्या? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं अर्थात आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह समकोण त्रिभुज का सबसे पहला और प्रमुख गुण होता है। चलिए, अच्छी बात है, अभी आपने सीख लिया या दोहरा लिया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब बात आती है त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो देखिए, यहाँ पर चूंकि एक नया अध्याय है तो इस अध्याय में कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी किया जाएगा। तो उन नए शब्दों का प्रयोग जो किया जाएगा उन्हें जरा हम देखते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं। वो शब्द हैं, नंबर 1 साइन, जिसको शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं। दूसरा है कॉस, फिर टेन, TAN है ना, फिर सेक, नहीं सॉरी कॉट, अब इसको कोसेक कर लीजिए, तब उसके बाद सेक, फिर उसके बाद कॉट। हालांकि आपको बुक में जो क्रम मिल जाएगा वो साइन कॉस टेन और कॉट से कोसेक इस रूप में मिलेगा, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनको भी जो हमने लिखा हुआ है एक विशेष क्रम में लिखा हुआ है और इनका भी अर्थ आपको सही तरीके से समझा रहे हैं। तो यहाँ जब शब्द आता है अनुपात, तो अनुपात का क्या मतलब है? अनुपात हमेशा दो राशियों के बीच में होता है। जैसे हमने 4 और 5 का अनुपात लिखना है तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 4:5, या फिर इसका दूसरा तरीका है 4/5। तो अब देखिए, दो राशियों में जब तुलना की जाती है तो वहां पर अनुपात चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात इस त्रिकोण या त्रिभुज में दो राशियों का जो अनुपात है वह इन शब्दों द्वारा प्रकट किया जाएगा, इन त्रिकोणमितीय नामों द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में आधार पर जो न्यून कोण बना है उसका नाम थीटा रखा जाए। ये जो हमने चिन्ह बनाया हुआ है ये चिन्ह है, इस चिन्ह का नाम हमने रखा क्या? थीटा। ये चिन्ह है थीटा। तो ये थीटा जो है ये इस चिन्ह का नाम है जो कि इस न्यून कोण को प्रकट करता है जो समकोण त्रिभुज के आधार पर बना हुआ है। ध्यान रखना है, लंब वाले कोण को आप थीटा नहीं कहेंगे, आधार वाले कोण को थीटा कहेंगे। फिर अब देखिए, इस थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और एक भुजा कर्ण है और थीटा से लगी हुई अन्य भुजा आधार है। तो ये जो साइन होता है, तो जब यहाँ पे हम थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात, अर्थात लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार जो ये कॉस थीटा होता है यह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार और कर्ण के अनुपात कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है वह लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है। इसी प्रकार जो कोसेक थीटा होता है यह
कर्ण और लंब का अनुपात होता है। पहले शुरुआत हमने की थी लंब और कर्ण के अनुपात, अर्थात हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, कर्ण और लंब का अनुपात। फिर इसके बाद आता है सेक थीटा। जिस प्रकार ये साइन से उल्टा संबंध कोसेक बता रहा है, उसी प्रकार कॉस से उल्टा संबंध सेक बताता है। तो कॉस में संबंध था आधार बटे कर्ण, और इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का व्युत्क्रम संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो अब देखिए जरा, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब एक दूसरे से उल्टा है, व्युत्क्रम है। लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब एक दूसरे के व्युत्क्रम है। आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार एक दूसरे से व्युत्क्रम है। तो इन व्युत्क्रम जो नाम है, इनको हम नए संबंध या सूत्रों द्वारा प्रकट करते हैं, वह निम्न प्रकार से हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम संबंध में देखिए, साइन थीटा जो लंब बटे कर्ण था उसका व्युत्क्रम कौन था? कोसेक थीटा था। तो बराबर हम कह देंगे 1 कोसेक थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। मतलब साइन का व्युत्क्रम कोसेक हो गया और कोसेक का व्युत्क्रम साइन हो गया। ये तो एक फर्स्ट सूत्र बन गया यहाँ पे। इसी प्रकार सेकंड एक सूत्र बनेगा, क्या? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, भाई व्युत्क्रम है ना। या फिर हम कह सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार थर्ड में आते हैं, तो वहां पर हमारे पास है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये हमें तीन नए सूत्र प्राप्त हो गए। तो सबसे पहले भुजाओं का अनुपात, और फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों में अनुपात या उनके नामों में अनुपात। तो यहाँ पर हम नामों में जो संबंध बनाए जा रहे हैं या अनुपातों में संबंध, इनको हम कह सकते हैं। तो ये व्युत्क्रम संबंध यहाँ पर प्राप्त हो गए। एक और बात अब यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोग करते समय जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या है? नंबर 1, समकोण त्रिभुज का कोण हमेशा आधार कोण होना चाहिए। यदि किसी आकृति में कोण यहाँ पर दिया गया हो तो उसे घुमा लेते हैं, मतलब ये हिस्सा उठा के नीचे गिरा लो, इस लंब को आधार बना दो, और जब लंब नीचे इधर गिराओगे तो आधार उठ के खड़ा हो जाएगा, अर्थात आधार लंब बन जाएगा। मतलब अगर कोण ऊपर का दिया गया हो तो उसे घुमा करके नीचे आधार पर ले आओ, तब लंब और आधार परस्पर बदल जाएंगे। लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका भी विद्यार्थियों को सिखाया जाता है उनकी कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा। तो हम इस प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है? लंब, आधार और कर्ण। तो हमने देखा क्या? लंब, आधार, कर्ण। तो इसको हम इस प्रकार कहते हैं LAL। सॉरी, लंब आधार लंब है ना, तो लंब आधार लंब, और पूरे में बटा लगा दिया हमने। फिर क्या है? बटे के नीचे क्या है? कर्ण, कर्ण आधार। तो कर्ण, कर्ण आधार। ये क्या है? प्रथम 3 अनुपातों के बारे में। ये प्रथम 3 अनुपातों के बारे में, जिसमें से इस ग्रुप को नाम दे दिया गया क्या? साइन। इसको नाम दे दिया गया
कॉस, इसको नाम दे दिया गया टेन। तो इस प्रकार भी याद कराया जाता है कि आप लाल बटे कक्का करके याद कर ले के ए। तो इस प्रकार लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस और लंब बटे आधार टेन। और जब हम इनके उल्टा हो जाएंगे, ये लंब बटे कर्ण को कर्ण बटे लंब कर देंगे तो साइन कोसेक बन जाएगा। जब कास को उल्टा कर देंगे तो वो सेक बन जाएगा। जब कॉट को उल्टा कर देंगे तो वो टेन को उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा। तो इस प्रकार यह अनुपातों के प्रारंभिक सूत्र विद्यार्थियों को भली भांति तैयार होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब सहारा लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का और वहां से कुछ नए सूत्रों का निर्माण करेंगे। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर जो होता है, अभी हमने पीछे सूत्र लिखा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम पक्ष परिवर्तन करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो सूत्र तो वही है पाइथागोरस प्रमेय का। और इसमें अब हम करेंगे क्या, इस दाहिने पक्ष के कर्ण स्क्वायर से भाग लगा देंगे। जब हम कर्ण स्क्वायर से भाग लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग लगाने पर तो देखिए क्या होने वाला है, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। हमने भाग लगाया पाइथागोरस प्रमेय में, काहे का? कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया है। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइन थीटा का, ठीक है ना। और लगा हुआ स्क्वायर, तो अब ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण सूत्र होता है कॉस का, कॉस थीटा का, और लगा है स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर। और इधर दाहिने पक्ष में ये देखिए कट गया तो ये वैल्यू आ गई 1। तो एक नए सूत्र का निर्माण हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अब यहां से दो और सूत्र बन जाएंगे। कैसे? अगर हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, तो हम क्या कह देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमा अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस मुख्य सूत्र से दो यहाँ अन्य सूत्र हमें प्राप्त हो गए हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया था। अब चलते हैं अगला काम। अब लिखेंगे क्या, पुनः पाइथागोरस प्रमेय में, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम भाग लगाएंगे किसी दूसरे उससे। तो किससे लगाएंगे? अब हम भाग लगाने जा रहे हैं इस लंब स्क्वायर से। लंब स्क्वायर से भाग लगाने पर देखिए भाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। अब इससे क्या हमको फायदा मिला, लंब बटे लंब तो कट गया तो ये आ गया 1 प्लस आधार बटे लंब, tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कर्ण बटे लंब
साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए एक नया सूत्र प्राप्त हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब या इससे भी हम दो सूत्र बना लेंगे। कौन कौन से बना लेंगे? यदि हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 75 कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेकेंड इसमें एक सूत्र क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर बराबर यह हो गया, कोसेक बराबर यह हो गया। अगर हम जैसे यहाँ पे 1 के बराबर सूत्र था वो वाला सूत्र बनाना चाहें तो कोसेक स्क्वायर का 75 करेंगे, तो कोसेक कॉट स्क्वायर का, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो सूत्र बन जाएंगे इस सूत्र से। तो ये हमारा सूत्र क्या था? पहला सूत्र। और ये हमारा सूत्र क्या है? सेकंड सूत्र। इसी प्रकार अब लिखेंगे क्या? इसी प्रकार अभी हम काहे काहे का भाग लगा चुके हैं, कर्ण स्क्वायर का और लंब स्क्वायर का। अब की बार आधार स्क्वायर का भाग लगाने पर अब देखिए इस बार क्या होने वाला है। जब हम आधार स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास था क्या? लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। तो ये देखो आधार स्क्वायर कट गया और जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आने वाला है? लंब बटे आधार क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया? 1 बराबर कर्ण बटे आधार कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो सूत्र क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी देखो दो सूत्र बन जाएंगे। जब हम 1 का 75 कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक सूत्र बन जाएगा। और अगर 1 के बराबर हमको लाना है तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार इन सूत्रों को भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आप इसको हम थर्ड कह देते हैं। तो प्रत्येक में 3-3 सूत्र हमें प्राप्त हो गए और मुख्य सूत्रों को भी आपने देखा। तो ये क्या हो गए? ये पारस्परिक संबंध वाले। जैसे देखो ये साइन और कॉस का संबंध है। अभी ऊपर संबंध था वो साइन और कोसेक का था। तो साइन और कोसेक में व्युत्क्रम संबंध होता है और साइन और कॉस का जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी प्रकार ये संबंध का है कोसेक और कॉट का। क्या मुख्य संबंध इस रूप में याद करिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, है ना, या कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे करके। इसी प्रकार tan और सेक में जो संबंध है तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, या tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, या सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन्हें आप बारंबार अभ्यास करें क्योंकि अभी शुरुआत है। जितना इन सूत्रों की प्रैक्टिस होगी उतना ही प्रश्न आपको तैयार होंगे।